जय हिंद साथियों। आप सभी का आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और मैं हूं आपका साथी अंकित। आज की क्लास में हम लोग चाल, वेग और गति को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है चाल, वेग और गति। इसमें सबसे पहले हम लोग दूरी और विस्थापन को जानेंगे। किसको? तो दूरी और विस्थापन को जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, अगर कोई वस्तु सीधी पथ पे चल रहा है, अगर कोई वस्तु सीधी पथ पे चल रहा है या कोई वस्तु सीधा चल रहा है तो उसको हम लोग विस्थापन कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन। और कोई वस्तु अगर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो उसको हम लोग दूरी कहेंगे। कोई वस्तु अगर टेढ़ा मेढ़ा पथ पे गमन कर रहा है तो उसको हम लोग दूरी कहेंगे। देखिए, विस्थापन जो है, या इसको दूसरी भाषा में हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि विस्थापन जो है वह न्यूनतम दूरी है। विस्थापन क्या है? तो न्यूनतम न्यूनतम दूरी बराबर विस्थापन। न्यूनतम दूरी बराबर विस्थापन। देखिए, विस्थापन भी हमारा एक प्रकार का दूरी ही है, लेकिन ये न्यूनतम दूरी है। तो चलिए अब हम लोग दूरी और विस्थापन को अलग अलग करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग दूरी को समझते हैं तो किसी खास समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय में तय की गई पथ की किसी खास समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। देखिए, दूरी का मात्रक जो होगा वह मीटर होगा, क्योंकि हम लोग दूरी को मीटर में मापते हैं। हम लोग जैसे कहते हैं ये सड़क की दूरी जो है 10 मीटर है, तो मीटर में आप लोग सड़क की दूरी को माप रहे हैं। तो दूरी का मात्रक जो होगा, आप लोग को दूरी का मात्रक मीटर होगा। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। और दूरी जो है ये सदिश राशि, अदिश राशि होती है। दूरी क्या होती है? अदिश राशि होती है, क्योंकि दूरी में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। दूरी जो है वह कैसा होती है? टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो और उस रास्ता पे अगर कोई वस्तु गमन कर रहा है तो उसको हम लोग दूरी कहेंगे। तो दूरी में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। यहाँ से जैसे देखिए कोई और दिशा में गया, फिर यहाँ से कोई और दिशा में गया, तो दूरी में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, मगर परिमाण होती है। इसलिए दूरी जो है हमारा वह क्या है? अदिश राशि है। दूरी हमारा क्या है? अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं है। दूरी अदिश राशि है क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं है। दूरी का बीमा जो है, दूरी का बीमा एल होता है, क्योंकि लंबाई का बीमा एल तो दूरी का भी बीमा एल। क्योंकि दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं तो मीटर का बीमा एल तो दूरी का बीमा
L। अब देखिए आप लोग, दूरी जो होगा, दूरी सदैव धनात्मक और शून्य होगा। दूरी सदैव धनात्मक और शून्य होगा, कभी ऋणात्मक नहीं होगा। जैसे ये वस्तु है, ये वस्तु 5 मीटर ऊपर गया, फिर 5 मीटर नीचे आया, तो दूरी इसका 10 मीटर हो गया। अब फिर यह वस्तु जो है 2 मीटर और नीचे चले गया, तो 2 मीटर और नीचे चले गया, तो 10 2 12 मीटर जो है इसका दूरी हो गया। तो इसीलिए दूरी हमेशा धनात्मक होती है और शून्य होती है, ऋणात्मक कभी भी नहीं होती है। अब चलिए हम लोग विस्थापन को देखते हैं। देखिए, विस्थापन न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और इसकी बीमा L होती है। देखिए, विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होता है, क्योंकि विस्थापन को भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं। हम कहते हैं कि ये वस्तु पूरब की दिशा की ओर 10 मीटर विस्थापित हुई है, तो मीटर में मापे, इसलिए इसका मात्रक जो है वह मीटर होगा। और मीटर का बीमा जो है वह L होता है, तो इसीलिए इसका भी बीमा L हो जाएगा। अब चलिए हम लोग विस्थापन में आगे देखते हैं। ये सदिश राशि है। विस्थापन जो है ये सदिश राशि है, क्योंकि इसमें एक निश्चित दिशा होती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें एक निश्चित दिशा होती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमने ये कलम को पूरब दिशा की ओर 10 मीटर विस्थापित किया, तो ये विस्थापन जो है ये सीधे गमन करती है। अगर कोई वस्तु सीधे गमन करती है, सीधी पथ पे चलती है, तो उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो जब उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं, कोई वस्तु सीधी पथ पे गमन करती है, तो सीधी पथ पे हम गमन करेंगे तो उसकी दिशा होगी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कुछ ना कुछ तो दिशा होगी। तो जब दिशा होगी और परिमाण भी होगी, तो हमने बताया था वह जो है सदिश राशि होगा। तो इसलिए विस्थापन जो है हमारा सदिश राशि है। अब देखिए, विस्थापन का मान, विस्थापन का मान धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक होता है। विस्थापन का मान जो है वह धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। जैसे ये वस्तु है, इसको हम 5 मीटर ऊपर उठाए, तो ये जो है 5 मीटर धनात्मक विस्थापन हुआ। और जब इसको
फिर 5 मीटर हम नीचे लेके चले गए तो विस्थापन हमारा शून्य हो गया। और फिर इसको जब हम 2 मीटर पीछे की ओर लेके आ गए तो हमारा विस्थापन जो है वह निगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया, क्योंकि विस्थापन में दिशा होती है। अब चलिए हम लोग विस्थापन और दूरी के अनुपात को देखते हैं। देखिए, विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 से छोटा होता है। विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 से छोटा होता है। आप लोग एक चीज जानते हैं, जो विस्थापन जो है वह छोटा है और दूरी बड़ा है, क्योंकि विस्थापन जो होती है वह न्यूनतम दूरी होती है, तो विस्थापन हमेशा छोटी होगी। या नहीं तो इसको दूसरी भाषा में इस प्रकार से आसान भाषा में समझिए आप लोग, जो पटना जाने के लिए 2 सड़कें हैं, एक सीधी सड़क है, एक टेढ़ी मेढ़ी है। तो टेढ़ी मेढ़ी सड़क से होते हुए जब आप जाइएगा तो आपको ज़्यादा समय लगेगा जाने में, उसकी दूरी बढ़ जाती है, तो दूरी बड़ा हुआ। क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी होते हुए कोई वस्तु चलती है तो वही दूरी है, और विस्थापन जो है वह न्यूनतम दूरी होती है, ये शॉर्टकट रास्ता होता है, सीधे होता है, तो ये दूरी से छोटा होता है विस्थापन। तो दूरी से विस्थापन जब छोटा होता है तो यहाँ पे विस्थापन और दूरी का अनुपात भी 1 से छोटा होगा, क्योंकि विस्थापन बटे दूरी ये जो है 1 से छोटा होगा, 1 इससे बड़ा होगा, यही बात हमने बताया। जैसे देखिए 10/2 है, ये जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा। 2/10 है, ये जो है 1 से छोटा होगा, और 10/10 है, ये जो है आपको 1 के बराबर होगा। ऊपर वाला बड़ा तो 1 से बड़ा, ऊपर वाला छोटा तो 1 से छोटा। तो वही सेम कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ ऊपर वाला क्या है, छोटा है, विस्थापन दूरी से छोटा है तो ऊपर वाला छोटा है, और दूरी जो है वह विस्थापन से बड़ा है तो नीचे में बड़ा वाला, तो ये जो है 1 से छोटा होगा। यहीं पे दूसरा केस ये हो सकता है, यहीं पे अगर हम कह दे जो दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 से बड़ा होगा, बड़ा होता है। अब दूरी ऊपर में लिखा जाएगा और विस्थापन जो है ये नीचे में लिखा जाएगा। तो दूरी बट्टे विस्थापन, तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्यों होगा, तो ऊपर वाला दूरी है, दूरी विस्थापन से बड़ा है। जैसे यहाँ पे 2 से बड़ा 10 है, ऊपर लिखा गया है, तो ये 1 से बड़ा होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी दूरी यानी बड़े अंक को ऊपर लिखा गया है, दूरी को ऊपर लिखा गया है, दूरी बड़ा होता है और विस्थापन छोटा होता है, उसको जो है नीचे लिखा गया है। तो ये जो है 1 से बड़ा होगा। जैसे इसको आप लोग यहाँ भी काट के भी देख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1 से हमेशा 5 क्या होगा, बड़ा होगा। अब अगर ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा है तो ये 1 से छोटा होगा। जैसे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये जो है आपका 0.2 आ जाएगा। अब एक केस मेरे पास क्या है, जो दूरी और विस्थापन कब बराबर होगा। अब अगला केस है हमारे पास, दूरी और विस्थापन जो है वह कब बराबर होता है। देखिए, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये हमारा अंतिम बिंदु है। तो
प्रारंभिक बिंदु से कोई वस्तु चलना शुरू किया और अंतिम वस्तु बिंदु तक चला। मान के चलिए ये जो है ये है कोई गांव, मान के चलिए सिमराही, और ये मान के चलिए कोई गांव है श्रीपुर। ये कोई गांव है श्रीपुर और ये कोई गांव है सिमराही। तो कोई वस्तु सिमराही से चलना शुरू किया और सीधी रास्ता से वह सीधे चलते चलते पहुंच गया श्रीपुर। तो यहाँ पे दूरी और विस्थापन जो है वह आपको बराबर होगा। यहाँ दूरी और विस्थापन बराबर होगा, या हम कह सकते हैं कोई सीधी सड़क है, सीधी सड़क पे कोई वस्तु गमन कर रहा है तो वहाँ दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होता है। जब यहाँ से यहाँ तक गया तब दूरी और विस्थापन बराबर है। पुनः इस बिंदु से इस बिंदु पे अगर आ जाता है लौट के तो वहाँ विस्थापन 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वहाँ दूरी और विस्थापन बराबर नहीं होगी, क्योंकि अगर ये सड़क 5 मीटर लंबी है तो 5 मीटर वस्तु गया और 5 मीटर फिर वहीं लौट गया, तो 5 + 5 मीटर बराबर 10 मीटर इसका दूरी हो जाएगा। और यहाँ पे विस्थापन वह आपको विस्थापन यहाँ पे शून्य हो जाएगा। विस्थापन शून्य हो जाएगा तो विस्थापन जब शून्य होगा, दूरी 10 मीटर रहेगा, तो दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। अब चलिए हम लोग वेग और चाल को देखते हैं। देखिए चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय, और वेग बराबर हमारा होता है विस्थापन बटे समय। देखिए चाल को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। चाल का मात्रक हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, बटे में समय का होता है सेकेंड, तो ms⁻⁻1। और इसका हम लोग बीमा कैसे निकालेंगे, तो मीटर के लिए हम लोग बीमा L यूज करते हैं और सेकेंड के लिए हम लोग T करते हैं, तो LT⁻⁻1 इसका बीमा हो जाएगा। ये चाल जो है ये एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी अदिश राशि है तो चाल भी हमारा जो है वह अदिश राशि होगा। वेग जो है हमारा सदिश राशि होगा, क्योंकि विस्थापन सदिश, तो वेग भी हमारा सदिश राशि होगा। अब हम लोग वेग का कैसे मात्रक निकालेंगे, तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, बट समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो यहाँ मीटर सेकेंड टू द पावर -1 हो जाएगा इसका मात्रक। और इसका जब हम लोग सीमा निकालेंगे तो मीटर के लिए L, सेकेंड के लिए T पे पावर -1 इसका जो है बीमा हो जाएगा। तो चलिए अब हम चाल और वेग को एक एक करके लिख लेते हैं। पहले चाल के बारे में लिख लेते हैं, फिर वेग के बारे में लिख लेते हैं, ताकि हमें और समझ में आ सके। अब देखिए चाल किसको कहेंगे, वेग किसको कहेंगे। जैसे कोई गाड़ी चलती है तो गाड़ी में चाल होती है, क्यों, क्योंकि गाड़ी जो है वह टेढ़ी मेढ़ी गमन करती है। तो टेढ़ी मेढ़ी गमन कर रही है तो दूरी का बात हो रहा है। जब दूरी का बात हो रहा है तो वहाँ चाल होगा। जैसे हम कहते हैं गाड़ी की चाल, और बंदूक की गोली की वेग कहते हैं, क्यों, तो बंदूक की गोली जो है वह सीधी दिशा में निकलती है, वह सीधी दिशा में निकलती है। तो उसी कारण हम बंदूक की गोली की वेग कहते हैं और गाड़ी की चाल कहते हैं।
देखिए, अब सबसे पहले हम लोग चाल के बारे में समझते हैं। तो प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। इसका मात्रक m⁻⁻⁻1 होता है। इसकी विमा LT पे पावर -1 होता है। ये अदिश राशि है। चाल प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। चाल का मात्रक m⁻⁻1 होता है और चाल की विमा LT⁻⁻1 होती है। और चाल बराबर हो जाता है दूरी बटे में समय। अब चलिए हम लोग जिस प्रकार से चाल को पढ़े, उसकी डिफिनेशन परिभाषित किए, उसको डिफाइंड किए, उसी प्रकार से हम लोग अब वेग को भी पढ़ेंगे, उसको डिफाइंड करेंगे। तो अब जो है हम लोग वेग को समझते हैं। देखिए, वेग वेग होता है प्रति एकांक समय में तय की गई न्यूनतम दूरी को वेग कहते हैं। प्रति एकांक समय में तय की गई न्यूनतम दूरी को हम लोग वेग कहते हैं। न्यूनतम दूरी ही हमारा विस्थापन है। तो विस्थापन के न्यूनतम दूरी के बात एक ही है। इसका जो SI मात्रक होता है, इसका मात्रक m⁻⁻1 होता है। इसकी विमा LT⁻1 हो जाता है। और ये जो है वेग, ये सदिश राशि है। क्यों है सदिश राशि? तो क्योंकि इसकी निश्चित दिशा है। जैसे बंदूक की गोली निकलती है तो उसकी दिशा होती है पूरब की दिशा की ओर। बंदूक हम चलाए, बंदूक की गोली पूरब की दिशा की ओर निकलेगी, उसकी एक निश्चित दिशा है। तो निश्चित दिशा है तो ये क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। और वेग बराबर जो होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय हो जाता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय हो जाता है। वेग बराबर विस्थापन बटे में समय हो जाता है। अब जो है हम लोग त्वरण को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग वेग के प्रकार को समझ लेते हैं। वेग जो है ये आपको दो प्रकार का होता है। एक प्रारंभिक वेग और दूसरा होता है अंतिम वेग। एक प्रारंभिक वेग, दूसरा अंतिम वेग। अंतिम वेग को हम लोग v द्वारा सूचित करते हैं और प्रारंभिक वेग को हम लोग u से सूचित करते हैं। जैसे यहाँ से कोई वस्तु चलना शुरू किया और यहाँ पे जा करके वह रुक गया, तो जहाँ से चलना शुरू किया ये प्रारंभिक वेग कहलाएगा। यहाँ से जो चलेगा तो उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, तो उस वेग को हम प्रारंभिक वेग कहेंगे। और जहाँ पे रुक गया, जहाँ तक वह व्यक्ति चला,
तो अंतिम का जो उसका वेग होगा उसको हम लोग अंतिम वेग कहेंगे। प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को v से। अगर ये याद नहीं रहे, इसमें कन्फ्यूजन रहे, तो आप लोग एक चीज दिमाग में सेट कर सकते हैं, जो प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग, तो पहले u आता है तो u प्रारंभिक वेग, और अंतिम मतलब अंत, तो बाद में आता है v, तो v को हम लोग अंतिम वेग को सूचित करते हैं v से। अब हम लोग त्वरण को देखेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वह है त्वरण। तो त्वरण जो होता है, त्वरण ये वेग में परिवर्तन की दर होती है। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर होती है। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन कैसे होगा, तो जब वेग बढ़ेगा तब भी वेग में परिवर्तन होगा, जब वेग घटेगा तब भी वेग में परिवर्तन होगा। तो वेग बढ़ने पे जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग त्वरण कहते हैं, और वेग घटने पे जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग मंदन कहते हैं। देखिए, जैसे हम 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे हैं और हम बाद में 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे हैं, तो वेग में यहाँ क्या हुआ, वेग बढ़ा, वेग में वृद्धि हुई। तो वेग में वृद्धि हुई तो ये त्वरण कहलाएगी। वेग में वृद्धि हुई तो ये त्वरण कहलाएगी। त्वरण को जो है हम लोग त्वरण को ए से सूचित करते हैं। त्वरण को ए से सूचित करते हैं। तो त्वरण जो होता है, त्वरण बराबर हमारा हो जाता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की दर होती है, तो वेग में परिवर्तन बटे में हमारा हो जाता है समय। तो त्वरण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ए से। तो ए बराबर वेग में परिवर्तन कहने का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक वेग जो है और अब जो हमारा अंतिम वेग होगा। तो पहले प्रारंभिक वेग जैसे 10 किलोमीटर पर आवर था और अभी जो है 12 किलोमीटर पर आवर हमारा वेग है। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को जब हम लोग घटाते हैं तो वही हमारा वेग में परिवर्तन निकलता है। तो वेग में परिवर्तन कहने का मतलब प्रारंभिक वेग सॉरी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे में समय, यही हमारा त्वरण कहलाता है। तो हम लोग त्वरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो त्वरण को ए से सूचित करते हैं। तो त्वरण बराबर अंतिम वेग यानी कि v प्रारंभिक वेग माइनस यानी कि u प्रारंभिक वेग होता है तो u बट्टे में समय, बट्टे में समय। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। ये हो गया आपका वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की दर यानी कि समय, तो ये आपका हो गया समय। यही जो है त्वरण है। त्वरण का मात्रक जो है, इसका मात्रक कैसे हम लोग निकालेंगे, तो वेग में परिवर्तन की दर इसका मात्रक होता है ms⁻⁻1 और बट्टे में समय है तो बट्टे में समय का मात्रक होता है s, तो ms⁻⁻2
तो हमारा त्वरण का मात्रक क्या निकल गया, ms⁻²। तो इसका मात्रक जो होगा वह ms⁻² हो जाएगा। और इसका बीमा मीटर का बीमा L और सेकेंड का T⁻² जो है इसका बीमा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग मंदन को समझते हैं। प्रारंभिक वेग ज्यादा और अंतिम वेग कम होगा तो मंदन कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे गाड़ी की चाल पहले थी 20 किलोमीटर पर आवर, प्रारंभिक चाल यानी कि u, और अंतिम वेग जो है गाड़ी की वह 10 मीटर पर आवर हो जाती है यानी कि v। तो प्रारंभिक वेग ज्यादा और अंतिम वेग जो है वह जब कम होता है तो मंदन कहलाता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, जब u जो है वह बड़ा होगा v से तो मंदन कहलाएगा, और जब v बड़ा होगा u से तो त्वरण कहलाएगा। इसमें एक चीज और लिखिएगा, मंदन का मान ऋणात्मक में नहीं लिखते हैं। मंदन को कभी भी हम लोग ऋणात्मक में नहीं लिखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको कि हम लोग समझने का काम करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वेग एक समान होगा तो त्वरण शून्य होगा। वेग एक समान होगा तो त्वरण शून्य होगा, और वेग एक समान रूप से बढ़ेगा तो त्वरण समान रहेगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड, फिर 2 मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग भी इसका है। तो वेग जो है क्या है, वेग एक समान है। तो जब वेग एक समान है तो हमारा त्वरण शून्य हो जाएगा। तो यहाँ a बराबर क्या होता है, v-u/t। तो यहाँ जो है अंतिम वेग हमारा कितना है, 2 मीटर प्रति सेकेंड, और प्रारंभिक वेग कितना है, 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो -2 मीटर प्रति सेकेंड बट्टे में, मान के चलिए ये 1 सेकेंड के अंतराल पे है तो बट्टे में 1, तो 2 - 2 बराबर 0/1। यानी कि इसको हम लोग इनडिफाइंड, अपरिभाषित कह सकते हैं या शून्य कह सकते हैं। तो वेग जब समान रूप से बढ़ रहा है तो क्या होगा, हमारा वेग एक समान होगा तो हमारा त्वरण शून्य होगा। लेकिन जब वेग एक समान रूप से बढ़ेगा तो त्वरण जो है वह आपको समान रहता है। जैसे वेग हमारा 6 मीटर पर सेकेंड, उससे हो जाता है 8 मीटर पर सेकेंड, फिर हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा त्वरण जो होगा वह समान रहेगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं a बराबर क्या होता है, v-u/t।
तो यहाँ 6 से 8 हुआ, तो 8 माइनस अंतिम माइनस प्रारंभिक, 8 माइनस 6 बट्टे में टाइम कुछ भी होगा, मान लीजिए 2 सेकेंड के अंतराल पे बढ़ रहा है 2, तो यहाँ 2 बट्टे यानी 1 सेकेंड पे मानिए, तो 2 बट्टे 1 हो गया, तो यानी कि 2 हुआ, का त्वरण 2 हुआ। और इसका भी जो हम त्वरण निकालेंगे वह भी 2 ही आएगा, जैसे 10 माइनस 8 बट्टे 1 इज इक्वल टू 2/1 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। तो त्वरण जो है हमारा क्या रहता है, जब वेग एक समान गति से बढ़ता है, वेग एक समान रूप से बढ़ता है, तो हमारा त्वरण जो है वह आपको समान रहता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे 6 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड हुआ, फिर 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो ये जो बढ़ा समान रूप से, तो एक समान रूप से बढ़ने पे हमारा त्वरण क्या रहता है, समान। यहाँ भी 2 है त्वरण है, यहाँ भी 2 है त्वरण, तो त्वरण भी हमारा समान रहता है। अब हम लोग जो है गति को देखते हैं। गति जो होता है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन सापेक्षिक समय में, वही वस्तु का गति कहलाता है। गति आपको 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्षैतिज और दूसरा होता है उदग्र। देखिए, ये जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन है, ये हमारा क्षैतिज होता है। जब गति जो है हॉरिजेंटल तरीके से होती है, जब कोई वस्तु की गति इस प्रकार से होती है तो वह क्षैतिज कहलाती है। जब गति ऊपर नीचे होती है तो वह उदग्र कहलाती है। अब देखिए, गति का समीकरण जो है, गति का समीकरण दिया गैलीलियो ने, गति का समीकरण दिया गैलीलियो ने। गति का समीकरण कौन दिया, गैलीलियो दिया। और गति का नियम जो है, गति का नियम ये न्यूटन दिए। कौन दिए, न्यूटन दिए। गति का नियम न्यूटन दिए और गति का समीकरण गैलीलियो दिया। तो हम लोग अब गति के समीकरण को देखते हैं। तो गति का पहला समीकरण जो है वह है आपको v बराबर u प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण जो है वह है आपको s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण जो है वह है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और गति का चौथा जो समीकरण है वह है एस एन बराबर यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1, ए बाई 2 इंटू 2n-1। गति का 4 समीकरण है। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s बराबर u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as और चौथा समीकरण है एस एन बराबर u प्लस हाफ इंटू 2n-1। अब हमारा उदग्र जो है, इसमें 2 कंडीशन है उदग्र में। एक है जब वस्तु जो है वह आपको, जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर जाती है। एक कंडीशन है जब वस्तु
वस्तु जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है, ऊपर से नीचे आती है, तो जब वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी तो वहां, और उदग्र में जो है, यहाँ पे उदग्र में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आने जाने का बात है, तो यहाँ पे त्वरण की जगह हम लोग गुरुत्व त्वरण का उपयोग करेंगे। गुरुत्व त्वरण को हम लोग छोटा g से सूचित करते हैं और गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है। सब कुछ हमारा वही रहेगा, केवल त्वरण की जगह हम लोग यहाँ गुरुत्व त्वरण का उपयोग करेंगे। वस्तु जब नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ त्वरण की जगह -g, a की जगह -g का प्रयोग करेंगे, और जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ a की जगह हम लोग जो है +g का प्रयोग करेंगे। तो अब जो यहाँ गति का समीकरण होगा वह आपका हो जाएगा v बराबर u प्लस dt, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ GT²। सॉरी, यहाँ हमको -g नब करना है। जब यहाँ हमको -g करना है तो पहला समीकरण v बराबर हो जाएगा u माइनस GT, और यहाँ हो जाएगा s बराबर ut माइनस हाफ GT², और v² बराबर हो जाएगा u² माइनस 2gs, और यहाँ पे गति का चौथा समीकरण जो होगा वह हो जाएगा Sn बराबर u प्लस माइनस g/2 इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। तो ये जो है गति का 4 समीकरण हुआ। इसमें हम उलट फेर नहीं कर सकते। ये गति का पहला समीकरण है तो है, ये दूसरा है तो है, ये तीसरा है गति का समीकरण तो है। इसमें हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं जो इसको हम कह देंगे गति का पहला समीकरण, ऐसा हम नहीं कर सकते। इसको ध्यान अगर नहीं रहे, ध्यान रखने के लिए एक ट्रिक का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मान के चलिए ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ, तो 1 और 2 के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में हमारा जो है हाफ आ जाएगा। तो उसी कारण 1 और 3 के बीच में हमारा हाफ आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे हमारा हाफ वाला जो रहेगा वह हो जाएगा। पहले नंबर पे हमारा v बराबर u माइनस GT, और तीसरे नंबर पे हमारा जो है v² बराबर u² माइनस 2gs हो जाएगा। अब जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगा, जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगा, तो ऊपर से नीचे आने के क्रम में गति का जो समीकरण होगा वह हो जाएगा, पहला समीकरण v बराबर u प्लस GT, दूसरा समीकरण हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ GT², और तीसरा जो समीकरण हो जाएगा वह हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2gs, और चौथा जो समीकरण हो जाएगा वह हो जाएगा Sn बराबर आपको u प्लस g/2 इंटू में हो जाएगा 2n माइनस 1। एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है, क्षैतिज में जब वस्तु विरामावस्था से चलेगा तो u बराबर हो जाएगा 0। जब ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक लगाने पर v का मान जो है वह आपको
जीरो हो जाएगा। जब वस्तु विरामावस्था से चलती है तो u का मान जीरो, और जब ब्रेक लगा देते हैं तो v का मान जीरो हो जाता है। और इसमें हमको ध्यान रखनी है, जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है, जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो यहाँ जो है आपको अंतिम वेग हो जाता है जीरो। नीचे से ऊपर जाता है तो अंतिम वेग जीरो, और प्रारंभिक वेग जो वस्तु का होगा u, वह कुछ भी होगा जो आपको प्रश्न में दिया रहेगा। और जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है, ऊपर से नीचे आती है तो यहाँ पे u जो है जीरो हो जाता है, यानी हमारी प्रारंभिक वेग जो है वह प्रारंभिक वेग जीरो रहती है, और अंतिम वेग जो है वह कुछ भी रह सकती है, कुछ भी हो सकती है अंतिम वेग, लेकिन प्रारंभिक वेग हमारी जीरो होगी। तो आप लोगों ने गति के समीकरण को समझा। गति का समीकरण गैलीलियो ने दिया, गति का नियम न्यूटन ने दिया। गति दो प्रकार के होते हैं, एक क्षैतिज होता है, एक उदग्र होता है। क्षैतिज जो है, क्षैतिज कहने का मतलब हुआ हॉरिजेंटल। अगर गति ऐसे कर रहा है तो ये क्षैतिज है, ऊपर नीचे कर रहा है तो ये उदग्र है। उदग्र में दो कंडीशन, जब वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी। तो उदग्र में हमने दो कंडीशन देखा। हमने गति का समीकरण को समझा। गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। गति का चौथा समीकरण है एस एन बराबर u प्लस हाफ इंटू टू एन माइनस वन, ए u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो गति का ये चार समीकरण है। अब जो है हम लोग किससे किसको सूचित करते हैं वह देख लेते हैं। विस्थापन, विस्थापन को हम लोग एस से सूचित करते हैं। विस्थापन को एस से सूचित करते हैं। यू का मतलब हो जाता है प्रारंभिक बिंदु, और भी का मतलब हो जाता है अंतिम बिंदु, और हमारा ए जो है वह हो गया था त्वरण। उसके बाद हमारा टी जो था तो वह टी था समय के लिए। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, जो किससे हम किसको सूचित करते हैं। अब हमारा अंतिम जो एक टॉपिक है जो कि हमको यूनिट एंड डायमेंशन में ही बता देना था, वह छूट गया था, यहाँ पे हम बता देते हैं। वह है हमारा समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत कहता है, जो समानता का सिद्धांत हमारा कहता है